हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। हाय शिवम। हेलो अनंत, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आज हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं और किस लेखक की कहानी पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे काफ़ी अभी ये न्यूज़ में भी रही है रिसेंटली ये कहानी। इंटरेस्टिंगली कहानी का नाम है जामुन का पेड़ और कहानी के लेखक हैं श्री कृष्ण चंद्र, जो कि काफ़ी अच्छा। फेमस व्यंग्य साहित्य लिखने वाले लेखकों में से रहे हैं। इन्होंने बहुत व्यंग्य की कहानियाँ लिखी। इनकी कुछ कहानियाँ फिल्में भी बनी हैं। ममता आंदोलन ऐसी फिल्में बनी हैं इनकी कहानियों पर। और इनका उपन्यास था गधे की कहानी। ये बहुत ही फेमस व्यंग्य उपन्यास है। और ये जो कहानी है इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, और ये क्योंकि अभी ये हमारे आईसीएसई के सिलेबस में हुआ करती थी, जो निकाल दी गई है। 2015 से 2019 तक आईसीएसई की सिलेबस में रही और 2020 के एग्जाम से 3 महीने पहले इन स्टोरी को ड्रॉप कर दिया गया था। तो ऐसा करते हैं, पहले कहानी सुनते हैं, फिर कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक। तो पेश है जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिरा। सुबह को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर ये आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ खड़ी हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वो हुकूमत के फैसले के इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं काट सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है।
और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहां कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से चला गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर देखा, उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची।
बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हां, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूं, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकेडमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूं, कवि रुक रुक कर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है, सरकारी साहित्य अकेडमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वो किसी ना किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान भी नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल को लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वो खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। वाह। तो अब शायद हमें समझ में आता है कि सरकारों को इस तरह की कहानी से क्या आपत्ति हो सकती है। ये हालांकि ये कहानी लिखी गई है 1960 के आसपास, 60 के दशक की लिखी हुई कहानी। जबकि प्रधानमंत्री जी का कैरेक्टर तो अच्छा था, उन्होंने तो काम किया था इसमें। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस सबको काम करना है, करने की जगह एक आदमी अगर काम करता है तो रेड टेपिज्म का मतलब ही ये है कि आपने सारी पावर ओवर सेंट्रलाइज कर दी है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब नहीं है। रियल प्रॉब्लम
रूट कॉज में जो है उस वहाँ तक नहीं पहुँचते, और रेड टेपिज्म जो सालों से चला आ रहा है और अब भी है काफ़ी हद तक हमारे देश की प्रणाली में, ये आपने महसूस किया होगा, मैंने महसूस ये किया तो है। टिपिकल एक बिहेवियर है, जब भी आप किसी सरकारी महकमे में जाते हैं ऐसे ही होता है कि फलाना बाबू के पास जाइए, फलाना बाबू के पास जाइए। बाबू से बाबू, फाइल से फाइल, फाइल से फाइल। चेंज आया है, डिजिटल हुई हैं चीज़ें, चीज़ें बदली हैं, पर अभी भी ये, और एक एक गरीब आदमी और एक ऐसा आदमी जिसकी समाज में इतनी वैल्यू नहीं होती, खासकर एक काफ़ी कभी प्रासंगिक बात है कि हाँ, ये शायर और कवि दिखाया है इनको। और ये अजीब बात है, इसी समय हमारे देश की जेल में कई कवि हैं। उनमें से एक कवि श्री वरवर राव, जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है, जिनकी मेडिकल सिचुएशन ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन, उनको जेल में रखा हुआ है डिसेंट के ऊपर। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम डिसेंट को एक, ये बहुत ही बड़ा, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो अभी हुआ एक कॉमेडियन के साथ हुआ। डिसेंट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक तो डिसेंट को हमें हमें ऑफेंस लेना बहुत जल्दी आता है। हम बैठे हुए हैं, भाई कोई हमें ऑफेंड कर दे और हम उसको जेल में डाल दें या उसके पीछे थ्रेट्स कर दें, उसको धमका दें। डराना धमकाना हमारे देश में बहुत आगे बढ़ने, बहुत ताकतवर चीज़ हो गई है, क्योंकि बात का जवाब हम बात से नहीं दे पाते। हमारे बीच में डिस्कशन गायब हो गया है और सीधा कंसिक्वेंस होता है लोगों के साथ रादर वही है देन। ना कि सब लोगों ने बट अपनी-अपनी साइड्स या ले ली हैं और बात कोई नहीं करना समझने की चाहता। कोशिश, हाँ, बात नहीं करना एक चाहते मिडल हैं लोग। ग्राउंड पे आने की बात ही नहीं है, सब लोग यही समझते हैं कि हम ही सही हैं। कमाल की बात ये है कि कहानी अभी भी उतनी ही सच है जितनी आज से 50-60 साल पहले थी। सन 60 हम्म जो 60 के दशक में लिखी गई ये कहानी, आज भी उतनी ही सच है। ये या तो राइटर बहुत अच्छे हैं या फिर हमारा देश बहुत खराब है, जो कि अभी तक चीज़ें सही नहीं हुई हैं। दोनों ही बराबरी की चीज़ है कि दोनों ही हम एक दूसरे को बराबरी पे आने की कोशिश करते हैं। अशोक चक्रधर जी ने कहा था, जब ये उनसे पूछा गया कि ये कहानी निकाल दी गई है जामुन का पेड़, जो कि हमारे सभी व्यंग्य साहित्यकारों की पसंदीदा कहानियों में से भी है, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, अब अगर देश को लगता है कि रेड टेपिज्म नहीं है, बिल्कुल भी सारी एकदम स्मूथनेस आ गई है, तो फिर बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, आप वही है कि आप रेड टेपिज़्म है या नहीं है, इसको देखना है। आप एसबीआई में चले जाइए, कुछ भी काम करना है। नहीं, एसबीआई तो अब किसी एक बैंक को क्या बोलें लेकिन किसी भी सरकारी व्यवस्था में जाइए तो कहीं न कहीं आपको ये इससे जूझना पड़ता है। और जितनी कम आपकी प्रिविलेज हुई, जितने आप पढ़े लिखे ना हों, और अगर आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें, तो आपकी हेल्प करना बहुत ही लंबा काम हो जाता है। ऊपर से वहाँ पे फिर गुर्गे रहते हैं, जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए रेडी हैं, जो इधर से उधर करवा देंगे आपकी फ़ाइल पर, थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा जेब में से पैसा। तो ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं गई है, और ये हमारी सरकार ने, ठीक है, अभी इस बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं हम 10th क्लास के बच्चों को, पर हम उम्मीद करते हैं। और ये हम मैं अभी कुछ दिनों से जब हम ये कहानियाँ पढ़ रहे हैं, इसमें से कई कहानियाँ हमारे स्कूल कोर्सेज़ में रही हैं, और मैं समझ सकता हूँ, और मुझे अभी भी याद है, क्योंकि जब हम ये कहानियाँ पढ़ते थे, तो उस समय उतनी हमें मतलब समझ में आती थी, पर उसका असली मतलब, क्योंकि हमने इन चीज़ों को खुद पर्सनली महसूस नहीं किया था। हुँ, तो एक 10th क्लास के बच्चे को शायद ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा इस रेड टेपिज्म का, पर हमें हमेशा इन कहानियों को, ये कहानियाँ किसी स्कूल की नहीं है, ये कहानियाँ सिर्फ स्कूल सिलेबस की कहानियाँ नहीं है, ये कहानियाँ जीवन की निकली हुई कहानियाँ हैं। और ये जीवन की निकली हुई कहानियाँ तब हमें ज़्यादा समझ में आती हैं, और ज़्यादा हम इनको समझ पाते हैं जब हम पर्सनली इन चीज़ों से जूझ चुके होते हैं, चाहे ये कहानी हो, चाहे हमने और जो कहानियाँ पढ़ी हैं। इसलिए जो स्कूल में पढ़ी हुई किताबें हैं और कहानियाँ हैं, हमें आई थिंक उनको रिविज़िट करते रहना मेरे चाहिए। ख्याल से ये बात सच है ओवरऑल आर्ट के लिए भी। मतलब आप हुँ, हुँ। सिनेमा ले लीजिए या जो भी किताबें आपकी पसंदीदा हैं, मेरे ख्याल से हुँ, हुँ। हमें टाइम टू टाइम उन्हें रिविज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं न कहीं हम चेंज हुए हैं, हम बढ़े हैं सही, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। चीज़ वैसी रही या उसका मतलब शायद अब समझ में आए हमें, या अब हुँ, हमें उतना पसंद हुँ, ना हुँ। आए, ऐसा भी हुँ, बहुत हुँ, हुँ। होता है। तो मेरे ख्याल से ये रिविज़िट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक ये सेल्फ अपडेटिंग, आई थिंक ये इसको बोलना चाहिए। हम अपना हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहता है। हम नई चीज़ें सीखते हैं, पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं, कुछ गलत आदतें, हमारी कुछ स्वभाव चेंज होता है। तो जो सेल्फ अपडेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, फिर उसमें जो हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं,
उसको फिर हम नए अपडेट के साथ जब मिलाते हैं, तब हमें समझ में आता है। जैसे कई पिक्चरें अब मैं देखता हूँ तो बहुत रिग्रेसिव लगती हैं समाज की। कई बॉलीवुड की पुरानी पिक्चरें हो गई या नई पिक्चरें हो गई, 90s की हो गई। उस समय बड़ा एन्जॉय करते थे हम उस टाइप का ह्यूमर। अब वो सास-बहू वाला ह्यूमर हो गया या फिर पति-पत्नी वाला जो ह्यूमर एक था, वो एक कहीं न कहीं बहुत ही रिग्रेसिव मानसिकता से निकलता है और वो उसके पीछे एक बहुत सोशल ईविल्स हैं। तो हमें हमेशा ये तो अपनी थैंकफुली हमारी जनरेशन हम ह्यूमन थैंकफुली एज अ ह्यूमन हम हमेशा नए पैदा होते रहते हैं और नए ह्यूमंस पैदा करते रहते हैं। तो नई से नई जनरेशन में हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाएगा और हम उम्मीद ये है कि बुरी चीज़ों को हम छोड़ते जाएं और अच्छी चीज़ों को अपनाते रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपने समय से आगे का साहित्य लिख गए हैं, समय से आगे की आर्ट बना गए हैं, हम उन्हें रिविजिट करते रहें, उनके मायने समझते रहें और उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में लेते रहें। ठीक है, फिर इसी बात पे आज विश्राम लेते हैं। बिल्कुल। और प्लीज़ हमारे श्रोताओं से अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर हमारी ये कहानी, हम अभी भी आप सबका सपोर्ट चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप इनको शेयर करें। आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोगों को बताएं और उनको सुनाएं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुँचें और हम आएंगे और कहानियाँ लेकर। और आपकी कोई पसंदीदा हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट्स में लिखें और कोई भी फीडबैक हो ज़रूर भेजिए। बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं।